हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत करते हैं आपका और हमारा आपके इस ब्यूटीफुल से चैनल अभिषेक दीक्षित फिजिक्स पे। तो बेटा फिर से मैं वापस आता हूं एक ब्यूटीफुल से लेक्चर के साथ। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेटा जो पढ़ा था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो कि क्या था बेटा, हमारा ओम्स लॉ, है ना। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हमारा उसको डिराइव किया था तो हमारा क्या आया था, कांस्टेंट आया था जिसको मैंने आर बोला था, और जिसको मैंने क्या बोला था, रेजिस्टेंस। क्या बोला था बेटा मैंने, रेजिस्टेंस। तो आज की जो पूरी क्लास है बेटा वो इसी पे बेस्ड होने वाली है कि रेजिस्टेंस आखिरकार होता है क्या है। तो चलिए पहले आप समझते हैं कि आज की क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज का गोल हम स्टार्ट करते हैं बेटा। टुडेज गोल, आज का बेटा हमारा गोल क्या होगा। सबसे पहला जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है बेटा, रेजिस्टेंस। क्या है बेटा हमारा, रेजिस्टेंस होता क्या है, हाँ या ना, क्लियर है, ठीक। फिर हमारा आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। ना 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 ना, फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस से पहले हमारा आएगा रेजिस्टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा डिफाइन 1 ओम, डिफाइन 1 ओम, हाँ है ना। 1 ओम को हम पढ़ेंगे, अभी बताऊंगा ओम क्या होता है। फिर मैं पढ़ूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। क्या पढ़ूंगा बेटा मैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, क्लियर। यहां पे हम चार फैक्टर्स हमारे होते हैं, उनके बारे में डील करेंगे। कौन कौन से बेटा हमारे होंगे, लेंथ, एरिया, और बेटा हमारा क्या होगा, नेचर, और क्या होगा, टेम्परेचर। क्या होगा बेटा हमारा, टेम्परेचर, ठीक है। फिर हम इस पे बात करेंगे। ये सब हमारा फिनिश होने के बाद एक सिंपल सा एक छोटा सा टॉपिक और बचेगा, वो क्या होगा, कंडक्टेंस। क्या होगा बेटा हमारा, कंडक्टेंस। तो आज की क्लास में बेटा हम ये सारे पॉइंट्स हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा कॉपी पेन उठाते हैं और आज के लेक्चर के नोट्स बनाते हैं। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर्स देख रखे हैं, और नहीं देख रखे हैं तो बेटा यहाँ पे आई टैब हमारा आ रहा होगा, वहां पे आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, ओके। तो चलिए बेटा जो आज की हेडिंग है उसको स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस हमारा होता क्या है, ठीक है। तो हेडिंग है बेटा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ठीक। मैं क्विक रिकैप से स्टार्ट करता हूं। मैंने क्या पढ़ा था, बाय ओम्स लॉ। क्या पढ़ा था बेटा, बाय ओम्स लॉ, है ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू आई आर, और V अपॉन I इज इक्वल टू R कांस्टेंट। ये हमारा क्या था बेटा, हमारा ओम्स लॉ। यही हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था। ये क्या था बेटा हमारा, रेजिस्टेंस था। ये सब बातें हम लोगों ने बात करी थी, इसी R के ऊपर हम आज डील करने वाले हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैथमेटिकल फॉर्म पे आते हैं। मैंने बताया भी था कि जैसे हम बेटा चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, चैप चैप चैप, कैसे बेटा, चैप चैप चैप, हाँ है ना। तो जब हम चलते हैं तो क्या आता है बेटा, फ्रिक्शन आता है। क्या आता है, फ्रिक्शन आता है। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन क्या चलते हैं, चैप चैप चैप, तो इलेक्ट्रॉनों को जो फ्रिक्शन आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस है। तो उसी को हम डिफाइन करेंगे, क्या कहेंगे, द ऑब्स्ट्रक्शन occurred in the path of flow of electrons in a conductor in a, या फिर the obstruction occurred in the path of flow of electron in a material is called resistance, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, रेजिस्टेंस। जो मेन लाइन है वो रेजिस्टेंस हमारा हो गया। ऑब्स्ट्रक्शन अकर्ड, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्लियर। इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन द पाथ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय आर, लेटर LETTER। वो वाला लेटर नहीं जो आप देने की सोच रहे हैं किसी को, है ना, वो सब लेटर वेटर के चक्कर में मत पड़िएगा, क्लियर। इंग्लिश में जो लेटर आता है उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो लेटर हमारा ABCD जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं उन्हें लेटर कहते हैं, आर से डिनोट होता है। और हम आ जाते हैं बेटा इट्स, हमारी यूनिट्स को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, यूनिट्स को हम अच्छे से सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया क्वालिटेटिव डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म आता है। क्या आता है, मैथमेटिकल फॉर्म। क्या आता है बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ क्या है बेटा हमारा, हमने कहा बाय ओम्स लॉ, अरे मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ था, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, मैं भी क्या बोल रहा हूं, रेजिस्टेंस। क्या बेटा, रेजिस्टेंस, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ
रेजिस्टेंस। तो बाय ओम्स लॉ, क्या बेटा, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू I R एंड V अपॉन I इज इक्वल टू R, और ये कांस्टेंट, यही हमारा क्या है बेटा, ओम्स लॉ। बेटा बहुत छोटी सी बात है पर ये ध्यान रखिएगा, V अपॉन I इज इक्वल टू R इज नॉट ओम्स लॉ। V अपॉन I इक्वल टू R, ये कांस्टेंट अगर R रहेगा, मैं V की वैल्यू जैसे जैसे चेंज करता हूं वैसे ही वैसे I की वैल्यू भी चेंज हो, और जो R आए वो हमेशा कांस्टेंट आए, तब हमारा वो ओम्स लॉ है। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड, क्या कहता हूं, कह सकता हूं रेजिस्टेंस इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ potential difference resistance is also defined as the ratio of potential difference to the electric current, है ना। V और I का रेशियो है। रेजिस्टेंस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू द इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। हो गया, क्या हो गया बेटा हमारा, रेजिस्टेंस की क्वालिटेटिव और मैथमेटिकल दोनों फॉर्म दे दी। अब मैं आता हूं यूनिट्स, क्या आता बेटा, मैं यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले आते हैं एसआई यूनिट ऑफ आर इज ओम। क्या है बेटा हमारी, ओम। और एक ग्रीक लेटर होता है ओमेगा, इसे क्या कहते हैं बेटा हम, ओमेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ओमेगा। तो ओमेगा हमारा क्या है, इसका ग्रीक लेटर है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं। ओम को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, ऐसे, ओम होता नहीं जादू वाला, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बुलाता नहीं, कोई मिल गया हमें, ऋतिक रोशन जादू कैसे बुलाता, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। समझ में आ गया कि नहीं? तो वैसे ही ओम क्या है बेटा हमारा, ये ओम। क्लियर है, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये तो हमारी इसकी एसआई यूनिट है, क्या बेटा हमारी एसआई। अदर यूनिट्स क्या बेटा हमारी, अदर यूनिट्स। तो अदर यूनिट्स में हमारी क्या हो जाएगा बेटा, मिली ओम। क्या बेटा आएगा बेटा, मिली ओम। तो बेटा 1 मिली ओम इक्वल टू कितना होता है, 10 की पावर -3 ओम। स्मॉलर यूनिट्स है बेटा। और बेटा हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रो ओम। क्या हो जाएगा बेटा, माइक्रो ओम। तो 1 माइक्रो ओम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 की पावर -6 ओम। नैनो ओम होता नहीं, आपको पता भी है कि नैनो ओम होगा तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और ये हमारी क्या होंगे बेटा, हमारे स्मॉलर। ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारी स्मॉलर, क्या हो जाएंगे बेटा हमारी स्मॉलर वाली। अब और भी है हमारी, जैसे किलो ओम। क्या हो जाएगा बेटा किलो ओम। तो 1 किलो ओम इक्वल टू 10 की पावर 3 ओम, हाँ है ना। और हमारा क्या हो जाएगा, मेगा ओम। क्या हो जाएगा बेटा, मेगा ओम। तो 1 मेगा ओम इक्वल टू 10 की पावर 6। तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, बिगर। ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारी बिगर वाली। ये क्या हो जाएंगे बेटा हमारी बिगर वाली। आई होप आपको यूनिट्स का जो यहां पे सिलसिला था समझ में आ गया होगा। ठीक, ओम होती है। अच्छा, अगर मैं बोलूं तो आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, एक यूनिट हमारी और आर इक्वल टू क्या होता है बेटा, वी बाय आई, हाँ है ना। तो यहां से 1 ओम किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 1 वोल्ट, हाँ है ना, पर एम्पियर। ध्यान रखना 1 वोल्ट पर एम्पियर। ये ध्यान रखना, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बताया जा रहा है यहां पे। ठीक, और यहां पे जो V है ये वोल्ट है, उसकी यूनिट क्या है बेटा, यूनिट। समझ में आ गया कि नहीं? तो आप ऐसा यूनिट में ओमेगा भी लिख सकते हैं और वोल्ट पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अगर आप भूल गए तो ये भी ऐसा यूनिट कंसीडर कर ली जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, तो अब बेटा चलिए हम आते हैं कि डिफाइन 1 ओम। क्या आता है बेटा, डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को डिफाइन करते हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो चलिए डिफाइन करते हैं कि 1 ओम आखिरकार हमारा होता क्या है। डिफाइन 1 ओम। 1 ओम को हम डिफाइन करते हैं। हमने बता रखा है कि सिंपल डेफिनेशन है, सबसे अगर लंबा है R इक्वल टू V बाई आई, हाँ है ना। अब अगर इफ V इज इक्वल टू कितना हो जाए 1 वोल्ट एंड हमारा I कितना हो जाए 1 एम्पियर, देन हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/1। तो हमारा R कितना हो गया 1 ओम। यस और नो? तो क्या when 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग in a conductor in which potential difference of 1 volt applied, हाँ है ना, is called 1 ohm. मतलब resistance of a conductor is said to be 1 ohm when the current of 1 ampere flowing across the end of a conductor having potential difference of 1 volt. हम क्या कह सकते हैं कि resistance of conductor
या फिर मटेरियल, आप क्या बोल सकते हो, मटेरियल बोलो, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल इज सेड टू बी 1 ohm when the current flowing across the ends of conductor, across the ends of when the current flowing across the end of conductor, ends of conductor बार बार आ रहा है, मटेरियल लिख लेता हूं मैं, ends of material of 1 ampere, the resistance of a material is said to be 1 ohm when the current of 1 ampere, यहां पे लिख दो, when the current of 1 ampere flowing across the ends of material having potential difference, potential difference, ER difference of 1 volt, difference of 1 वोल्ट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हमारी 1 ओम की डेफिनेशन हो गई, जो कि आपको बेटा पूछ सकता है, बेटा मैंने 1 एम्पियर पढ़ाया है, 1 वोल्ट पढ़ाया है, मैंने 1 ओम भी पढ़ाया है, ये 1 ओम जो हमारे आएंगे इसी पैटर्न पे हमारा होता है, बस खाली आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, तो चलिए बेटा हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब बेटा मैं कुछ नोट बताने जा रहा हूं, उसको आप जरा नोट कर लो। बड़ी अटपटी सी बात होने वाली है, मतलब कहते नहीं कि मैं तो तुम पे डिपेंड करता हूं बट तुम मुझ पे डिपेंड नहीं करते, कुछ ऐसा खेल हमारा यहां पे होने वाला है। तो नोट जो बेटा है हमारा, नोट क्या है बेटा? नोट ये कहता है, आपने पढ़ा है V इक्वल टू आई आर, क्या पढ़ा है? V इक्वल टू आई आर। तो जरा ध्यान दो, तो अगर आप सिंपल से यहां से हमारा क्या आ जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हाँ है ना? पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और दूसरा कह सकते हो कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब V डिपेंड्स ऑन R, R को बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। क्लियर? आप कह लो I डिपेंड्स ऑन R, R को बढ़ाओगे I घट जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे करंट घट जाएगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। बट R डज नॉट, R भैया क्या है? रेजिस्टेंस है। R डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। V और I पे R डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल डिफरेंस R पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, और जितना ज्यादा करंट जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, ये दोनों डिपेंड करते हैं। बट जो रेजिस्टेंस है ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है ना करंट पे। मैं आपको प्रूव भी करा दूं मैथमेटिकल फॉर्म में। सपोज करिए कोई मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस R1 है, वो कितना है बेटा? V बाई आई। क्या है बेटा? V बाई आई। तो अगर आपने कर दिया, इफ मैंने जो V2 है मैंने क्या कर दिया? 2V। कितना कर दिया? 2V। तो R2 क्या होगा आपको पता करना है। सिंपल सा कंसेप्ट बेटा बताओ, आपने पढ़ा है कि V इज डायरेक्टली, मतलब जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। तो अगर V2 2V हो गया है, देन जो I2 होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा? 2I। तो हमारा जो R2 होगा वो कितना हो जाएगा? V2 बाय I2। ये कितना है? 2V, और ये कितना है? 2I। 2 से 2 कट के कितना हो गया? V अपॉन I, और V अपॉन I क्या है? R1। तो मतलब R2 इज इक्वल टू क्या हो गया? R1। क्या हो गया? R1। मतलब हमारा मैथमेटिकली भी प्रूव हो गया कि जो हमारा R है वो ना V पे डिपेंड करता है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पे, ना I पे डिपेंड करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पे। इन दोनों पे ये डिपेंड नहीं करता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब मैं बेटा अब आगे आना चाहूंगा कि आखिरकार अगर R ना V पे डिपेंड करता है ना I पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड किन किन बातों पे करता है वो हमारा है। तो अगली जो हेडिंग होने वाली है वो हमारी होने वाली है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो आई होप आपने बेटा इसको नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि मैं पूरा बोर्ड रफ करने वाला हूं। ठीक है, पढ़ते रहिए भैया, पढ़ना ही हमारा काम है और कोई हमारा काम नहीं है। नन्ना मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं। अब आप क्या बोले? नन्ना मुन्ना राई हूं, क्लास 10th का सिपाही हूं। बोलो मेरे साथ फिजिक्स पास, फिजिक्स पास। बोलो मेरे साथ फिजिक्स पास, फिजिक्स पास। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिजिक्स की तो आप टेंशन मत लीजिए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिए।
टोटल फिजिक्स इसी से आपको मिल जाएगी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब हमारा है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मैं कंडक्टर की ही बात करने वाला हूं। पहला फैक्टर जो हमारा है वो है बेटा लेंथ ऑफ कंडक्टर। क्या है बेटा हमारा? लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब L। क्लियर है कि नहीं? कोई कंडक्टर होगा, उसकी जो ये होती है ये लेंथ होती है, और जो ये होती है ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है। क्या होती है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक। तो जो रेजिस्टेंस होता है ये क्या बेटा? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मतलब ये हो गया L, ये हो गया R, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि अगर 1 मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस हमारा R1 है, और 10 मीटर का वायर है उसका रेजिस्टेंस R2 है, तो R2 जो होगा वो R1 से बड़ा होगा। जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, क्लियर। इसका मतलब क्या है? दैट मींस more the length, more will be resistance, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? और लेसर द लेंथ लेसर विल बी द रेजिस्टेंस। वो तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और एरिया में अंतर होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये वाला एरिया। बेटा आपको होता है कि एक वायर होगा, हाँ या ना? ये हमारा क्या है? वायर है। क्या बेटा? ये वायर है। अब इस वायर में ये एक लेटरल सरफेस एरिया होता है जो सिलेंडर फॉर्म में है कि नहीं फॉर्म में, हाँ या ना? और ये भी एरिया टोटी है। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब है ये वाला एरिया। आप ध्यान से देखिए, जो ये एरिया है, ये वाला हिस्सा, जो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसका ये हमारा क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है बेटा? हमारा एरिया ऑफ क्रॉस। जब काटो उसको, जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया आएगा ये वाला, आप छीलते हो ना वायर को ऐसे ऐसे करके छीलते हो, जो ये एरिया आता है उसे हम क्या कहते हैं? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस वाले एरिया को नहीं बात कर रहे हैं। ठीक। तो हम कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अब आपको बताया कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या हो जाएगा बेटा? R स्क्वायर। ये क्या सीन हुआ? और भैया लिख लो, सिंस एरिया क्या होगा बेटा? पाई R स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये सर्कुलर फॉर्म है कि नहीं फॉर्म है? और इसकी रेडियस R होगी, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। मतलब रेडियस के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनवर्सली का मतलब जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। आप सिंपल सा कंसेप्ट बताइए, अगर आपका जो आपके घर का जो दरवाजा है ना, या फिर सिंपल इसको, अगर वो पतला होता है, कम हो, तो आप 2-3 लोग निकल पाओगे, हाँ या ना? क्लियर है? दिक्कत होगी, मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर वो दरवाजा बड़ा हो तो क्या होगा बेटा? हमारा ज्यादा लोग एक साथ नहीं निकल पाओगे, हाँ या ना? इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखते हैं स्कूल में हमारा क्या होता है, जब सुबह हम जाते हैं और छुट्टी होती है तो बड़ा वाला गेट खुलता है स्कूल का, हाँ या ना? जो एक बहुत बड़ा सा लगा होता है। तो बड़ा गेट खोलने से एरिया बढ़ा दिया तो ज्यादा बच्चे एक साथ अंदर आ सकते हैं और ज्यादा बच्चे एक साथ बाहर जा सकते हैं। यस और नो होता है कि नहीं होता है? क्लियर। और जब हमारा स्कूल बीच में चल रहा होता है उस टाइम वो बड़ा वाला गेट बंद हो जाता है ताकि ज्यादा बच्चे एक साथ बाहर ना जा पाए, ज्यादा बच्चे अंदर ना पाए। अब सपोज करो कि छुट्टी के टाइम वो बड़ा वाला गेट बंद कर दे और खोले ना, तो वो छोटे वाले गेट से निकलोगे तो बहुत टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सिंपल वही कंसेप्ट है कि जितना ज्यादा एरिया है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे उतना कम रेजिस्टेंस, और जितना कम एरिया उतने कम इलेक्ट्रॉन पास हो पाएंगे उतने टाइम में उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्या मैं कहना चाह रहा हूं। तो मतलब कह सकता हूं कि मोर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेसर विल बी रेजिस्टेंस, लेसर विल बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर? दैट मीन्स
तो इस पॉइंट को भी आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे आते हैं बेटा जरा, अब हमारा दो टॉप हो गए हैं, थर्ड पे आते हैं। जो थर्ड हमारा है वो बेटा हमारा है टेम्परेचर। क्या बेटा हमारा? टेम्परेचर T। बहुत आसान है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जो R है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो R है वो T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दैट मीन्स more the R, more the temperature, more will be resistance। हाँ है ना? ये कंडक्टर्स के लिए, किसके लिए? फॉर कंडक्टर्स। ये ध्यान रखना, कंडक्टर्स के लिए है। ये किसके लिए बेटा? कंडक्टर्स के लिए। अगर मैं यहां पे नोट डालूं, क्या डालूं मैं? नोट। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। किसके लिए बेटा? फॉर सेमी कंडक्टर, फॉर सेमी कंडक्टर। हाँ या ना? कंडक्टर जो होगा, जैसे हमारा कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ये सब क्या है? कंडक्टर है। इनमें टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? बढ़ेगा। करंट क्या करेगा? घट जाएगा। बट सेमी कंडक्टर जो हमारे होते हैं, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, आजकल जिस फोन में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जिस फोन में आप देख रहे हो, जो फोन है जिस मदरबोर्ड पे बने हुए होते हैं, यहां पे ज्यादातर हमारा आजकल सेमीकंडक्टर का यूज हो पाया है। तो वो जो सेमीकंडक्टर है, जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब के लिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, बट कुछ लिमिट तक। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर बढ़ाते गए तो रेजिस्टेंस घटता ही जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ इनिशियल स्टेज पे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। रेजिस्टेंस क्या करेगा? घटेगा, मतलब हमारा करंट बढ़ेगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, कोई इसमें डाउट नहीं हुआ होगा। अब आते हैं बेटा हमारे लास्ट वाले पे, नेचर ऑफ मटेरियल। क्या बैठते हैं बेटा हम लोग? नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल को मैं डिफाइन करता हूं कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं कहता हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसको मैं इस तरह डिफाइन, इस पॉइंट पे दिखा सकता हूं। जैसे सिंपल सा आप कंसेप्ट देखो, पहला मैं लेता हूं कंडक्टर। क्या देता हूं मैं? कंडक्टर में क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटा हमारे? मोर। क्या होते हैं बेटा? मोर। तो आर हमारा क्या होगा? लेस। आर क्या होगा बेटा हमारा? लेस, कम होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस होगा। आप इंसुलेटर में आ जाओ। क्या जाओ बेटा? इंसुलेटर जैसे हमारे रबर हो गया, वुड हो गया, सब इंसुलेटर है। हाँ ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं इसमें बेटा? बहुत ही लेस होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेस। तो हमारा आर क्या होगा बेटा? मोर। क्या होगा बेटा हमारा? आर मोर। कहां रबर में करंट फ्लो करता है? फॉलो ही नहीं होने देता है। तीसरा बेटा हमारा सेमी कंडक्टर। क्या था बेटा हमारा? सेमी कंडक्टर। अरे भैया केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो उसमें मेटलॉइड्स पढ़ा है? अगर सेमीकंडक्टर नहीं समझ में आ रहा है, मेटलॉइड्स वो एक जिगजैग वाली टेबल होती है जो डिवाइड करती है मेटल्स और नॉन मेटल्स को। वही मेटलॉइड्स वाले जो क्राइटेरिया होते हैं उन्हीं को लगभग हम क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब कंडक्ट तो करेंगे बट सेमी, अच्छे से नहीं करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर है बट कैसे? सेमी है, सेमी। ओके, तो सेमी कंडक्टर में आपको होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? हमारे मॉडरेट होते हैं। क्या होते हैं? मॉडरेट। और इसमें नंबर ऑफ होल्स भी होते हैं। इसमें दो चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल दो होते हैं। तो मॉडरेट, तो इसमें जो आर होगा वो क्या होगा बेटा हमारा? मॉडरेट। क्या होगा बेटा हमारा? मॉडरेट। हाँ है ना? आर का मतलब क्या है? रोज नहीं है। आर का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। तो ये चार फैक्टर हैं जिन पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज गोइंग टू डिपेंड और विल डिपेंड। आई होप आपको ये चार फैक्टर अच्छे से आ गए होंगे। एमसीक्यू में पूछ सकता है या अगर आपको 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए क्या हो रहा है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ओके, तो अब आते हैं बेटा इस पूरे क्लास के छोटे से लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा क्या था? कंडक्टेंस। ओके, तो आई होप आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। इसको बेटा स्टार लगा लीजिए, ये सेमीकंडक्टर, क्योंकि आपके दिमाग में भरा बैठा होता 5 स्टार क्वेश्चन है। आपके दिमाग में भरा है कि आर इज डायरेक्टली टू, और वो पेपर में कहां पूछेगा कि फॉर सेमीकंडक्टर द रेजिस्टेंस ऑफ अ टेंपरेचर, रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल वेरीज विद टेंपरेचर एज डायरेक्टली, इनवर्सली, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। ओके, तो इसको मैं इरेज अप कर रहा हूं बेटा। तो आई होप आप लोग बेटा फिर पढ़ ही रहे होंगे। तो कोई एक सिंपल सा लाइफ का रूल है, इट इज बेटर टू वॉक स्लोली देन बीइंग टू स्टैंड। है ना? धीमे धीमे चलना
बहुत ही अच्छी बात है रुके रहने से। आप रुके हो कि अब मैं कल से स्टार्ट करूंगा या फिर ये डे आएगा तब मैं उसको चालू करूंगा, है ना। आपका पेपर है सपोज करिए, है ना, आपका पेपर है इसी मंथ में 15-20 तारीख से। आज कितनी तारीख है? आज 2 है। आप सोच रहे हो कि अब 10 दिन बचे हैं यार, अब 10 दिन में इसमें जैसे तैसे हो जाता है, फिर मैं उसके बाद पढ़ूंगा। वो उसके बाद कभी नहीं आएगा। टुमारो विल नेवर कम। आपके जितने दिन बड़े आज से ही, अभी से ही पढ़ना चालू करो। 2 चैप्टर का आप ये देखो ही मत कि मेरे अरे तो अभी तो 10 चैप्टर बचे हैं, दिन बचे 15, सब हर किताब में 10 चैप्टर बचे हैं मेरे। आप आज से शुरू करो ना। आपके 5 खत्म हो जाएंगे, 5 दूसरे में खत्म हो जाएंगे, तो जब उसके आगे आप जाओगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे कि नहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक, आई नो आप सबके प्री बोर्ड्स आने वाले होंगे, तो आपका यही काम है कि रेगुलरिटी बना रखो। ये नहीं कि आपने बुक देख लिया यार इसमें तो 10 नहीं। आप देखो मुझे एक चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक चैप्टर मुझे पढ़ना है। मुझे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है तो इलेक्ट्रिसिटी मुझे पूरा खत्म कर देना अच्छे से। समझ में आ गया? मैग्नेटिज्म पढ़ना है तो मैग्नेटिज्म पूरा खत्म कर देना है। लाइट पढ़ना है तो लाइट पूरा खत्म कर देना है। मुझे एक चैप्टर का टारगेट लेके चलो। ह्यूमन आई पढ़ना है तो ह्यूमन आई क्या करो? खत्म कर दो पूरा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक एक चैप्टर का गोल बनाओ और उसे अचीव करो। अब एक ही बार में आप गोल बना लेते हो कि आज इस हफ्ते में पूरी फिजिक्स या पूरी साइंस खत्म करूंगा, होगा ही नहीं। आप भी यार एक हफ्ते में इससे हो ही नहीं पाया। चैप्टर्स की गोल बनाओ ना कि आज ये 2 दिन में चैप्टर में पूरी तरह से खत्म कर दूंगा, इसके सारे क्वेश्चंस लगा लूंगा, एनसीईआरटी का एक एक इंटेक्स एग्जांपल लगा लूंगा। यस और नो? तो चलिए बेटा अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, जो कि क्या है बेटा? कंडक्टेंस। क्या है बेटा हमारा? कंडक्टेंस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, हाँ है ना। मतलब कंडक्टेंस इक्वल टू बहुत छोटा है 1 रेजिस्टेंस, 1 तो ऑब्वियस बात है अगर आपसे कोई कंडक्टेंस का फॉर्मूला पूछे तो ये क्या हो जाएगा? I बाई वी। क्या हो जाएगा? I बाय वी। भैया कैसे हुआ? भैया आपको बताया कि 1/r क्या होता है? V बाय आई। तो I ऊपर चला गया तो ये कंडक्टेंस का फॉर्मूला हमारा हो गया। इट्स SI यूनिट इज आपको बताया क्या थी? ओम इनवर्स, और ऐसे लिख दो। कुछ टाइम पहले इसको मुहो भी बोला गया। क्या बोला गया? मुहो। चाहे उल्टा लिख दो, उल्टा तो उल्टा, बट ये आगे चल के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, SI जिसे आप कहते हैं, SI इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसने इस मोह को नकार दिया। निकल जाओ यहां से, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, हाँ है ना। ओम इनवर्स या फिर ओम इनवर्स आप लेटर से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? आई होप आपको ये आ गया होगा। तो ऑब्वियस सी बात है अगर टेम्परेचर रेजिस्टेंस की डायरेक्टली है तो कंडक्टर से क्या होगा? कंडक्टर के लिए इनवर्सली हो जाएगा। क्लियर? और आप कंडक्टेंस को कैसे बोल सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी दैट डिफाइन हाउ इजीली इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इन एनी मटेरियल, हाँ है ना। कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से फ्लो कर सकता है किसी मटेरियल को, में उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस। बट सिंपल सा तरीका है, ये निकालो और काम खत्म करो। ठीक है? और आप रेजिस्टेंस का देखना, रेजिस्टेंस का उल्टा। जैसे आपने देखा कि जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टेंस क्या होगा? इनवर्सली हो जाएगा। आपने देखा जो हमारा वो है रेजिस्टेंस के लिए, सिंपल सा देखो, आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टेंस के क्या हो जाएगा? इनवर्सली। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आर जो है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंडक्टेंस के लिए क्या हो जाएगा? डायरेक्टली। आपने देखा जो आर है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके लिए बेटा? कंडक्टर के लिए। किसके लिए बेटा? हमारा कंडक्टर के लिए। तो जो कंडक्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। आपने देखा जो नेचर ऑफ मटेरियल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, किसके लिए बेटा? सेमीकंडक्टर के लिए। किसके लिए बेटा? हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, है ना। तो अब यहां पे सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, किसके लिए जाएगा? सेमी के लिए। किसके लिए बेटा? सेमी कंडक्टर। और ये भी क्या हो जाएगा? कंडक्टर। तो ये हमारा एकदम उल्टा हो जाता है। सिमिलरली हमारा लास्ट नेचर ऑफ मटेरियल में कंडक्टर का हमारा सी क्या होगा? बहुत अच्छा होगा, बहुत मोर होगा। इंसुलेटर का कंडक्टेंस क्या होगा? लेस होगा। और जो सेमीकंडक्टर होगा उसका हमारा कंडक्टेंस क्या होगा? मॉडरेट होगा। आई होप आपको पूरी तरह से ये क्लास समझ में आई होगी। कोई डाउट होता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा फिर से आपको ये एडवाइस है, आपको ये वेट नहीं करना है कि मुझे ये इसके बाद करूंगा उसके बाद करूं, अभी इसी वक्त आपको स्टार्ट कर देना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल सही बात है कि जो कहावत नहीं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। बेटा फिर से वही पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।